चैप्टर नंबर 57, डैडी का हरामीपन और दुल्हनिया बेहोश। इस किताब को लिखने के दौरान मेरे आसपास कई चेहरे थे जिनके अंदर तमाम कहानियां छिपी रही होंगी, लेकिन मैं उन्हें अंदर से नहीं जानता था। जैसे एक वकील साहब थे जिन्हें पूरी कचहरी में लोग डैडी के नाम से जानते थे। उन दिनों मैं वकालत में नया नया आया था और आप बस इतना जानता था कि डैडी निहायत ज़हीन शख्सियत के थे। बातचीत में अगर आप यूँ कहें कि उर्दू, हिंदी या गंगा जमनी तहजीब के जिंदा आईना थे तो शायद गलत नहीं रहा होगा, मगर उससे ज़्यादा उनके बारे में मैंने जाना नहीं। एक दिन जब मैं IB सिंह साहब से बात कर रहा था और मैंने उनसे इल्तजा की कि मेरी किताब के लायक किसी कैरेक्टर के बारे में समझाएं, तो उन्होंने डैडी का नाम लिया। जहाँ तक मैंने डैडी की शख्सियत को समझा था तो उसमें मज़ाहिया जैसा कुछ भी नहीं था, मगर जब IB सिंह साहब ने कहा तो मुझे लगा इस पर बाकायदा ध्यान देना चाहिए और सुनना चाहिए। डैडी के बारे में मेरे और IB सिंह भैया की बात तो मुझे ऐसी मिली जैसे किसी की लॉटरी लग गई हो। IB सिंह भैया से मिलने मैं 28 अगस्त 2015 यानी रक्षाबंधन वाले दिन गया था और 2 या 3 सितंबर को एक लंबे अरसे के लिए यानी 2-3 महीने के लिए अपनी बेटी से मिलने उन्हें जाना था। भैया बहुत व्यस्त थे और परेशान लग रहे थे। उनकी परेशानी का सबब ये था कि उन्हें अपने मकान के लिए और मकान के मकीनों के लिए यानी कि मकान में रहने वालों के लिए राशन खरीदने जाना था। मकीनों में वो 2 कुत्ते भी शामिल जो भैया के भरोसे जिंदा थे। इतनी परेशानियों के बावजूद उन्होंने मुझे वक्त दिया और उनके मुंह से बेसाख्ता निकला कि क्या तुमने डैडी के बारे में कुछ लिखा या नहीं। मैंने उन्हें साफ बता दिया कि मैंने डैडी को देखा भी है और बात भी की है, मगर मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि मेरी किताब जो कचहरी के मजाकिया अंदाज से मुखातिब हो उसमें उन्हें जगह दी जा सकती हो। इस पर IB सिंह भैया निहायत तिलस्मी अंदाज में मुस्कुराए और बोले कि डैडी से उनकी वाकफियत ऐसी थी कि डैडी के ऊपर 1-2 नहीं दर्जनों किस्से लिखे जा सकते हैं जो न सिर्फ पढ़ने वालों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देंगे बल्कि अवध की तहजीब, अदब और अवध की शाम के तमाम रंग डैडी की मार्फत लोगों के सामने पेश आएंगे। चलिए IB सिंह भैया के अल्फाज में डैडी को हम और आप तलाशते हैं। तो यहां से शुरू होती है डैडी की कहानी और IB भैया की जुबानी। देखने में डैडी निहायत शरीफजादे लगते थे। अंदाज़े गुफ्तगू निहायत शरीफाना था और उनके चेहरे को देखकर कोई भी सोच नहीं सकता था कि वो किसी भी तरीके की खुराफात के करने के काबिल रहे होंगे। इसलिए अक्सर लोग बड़ा धोखा खा जाया करते थे। हम लोगों के बेहतरीन दोस्त थे सुचित वर्मा, पढ़े लिखे, अंग्रेज़ी में अच्छी पकड़ रखने वाले। उन दिनों लखनऊ में पायनियर अखबार का अच्छा खासा नाम था और सुचित वर्मा उसमें सब एडिटर हुआ करते थे। अक्सर हम लोग हजरतगंज में चाय काफ़ी के साथ ही पीते और दुनिया जहान की बात करते थे। सुचित वर्मा की उम्र खासी हो गई थी मगर उनकी शादी नहीं हुई थी और हम लोग जब भी उनसे शादी की बात करते तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाया करते थे। एक दिन हुआ यूं कि हमें पता लग गया कि सुचित वर्मा की शादी तय हो गई है और उन्होंने निहायत ख़ास दोस्तों को ही शादी में बुलाया है। कार्ड सुचित ने ज़रूर भेजा होगा, लेकिन उन दिनों किसी वजह से मेरे व डैडी तक कार्ड नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से मैं या डैडी निहायत भन्नाए हुए थे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये बात 1980 की रही होगी। मैं व डैडी हजरतगंज में छिदीलाल, जो अब मैफेयर सिनेमा के सामने जाएं तो आगे चलकर दाहिने हाथ में जनपद में घुसने से पहले आपकी बाईं ओर पड़ता है, वहाँ खड़े हुए थे और तब तक मैफेयर की तरफ से सुचित वर्मा अपनी नई नवेली बीवी को लेकर आते दिखाई पड़े। सुचित वर्मा ने अपने हिसाब से ठीक ठाक सूट पहन रखा था और उनकी नई नवेली बीवी भी सारे श्रृंगार के साथ उनके साथ चल रही थी। सुचित वर्मा ने हम लोगों को देख लिया था और उसे पूरा यकीन था कि हम लोग आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। सही बात यह है कि हम लोग सुचित और उनकी नई नवेली बीवी को मुबारकबाद देने जाते, लेकिन इसके पहले
कि दिल की बात जुबां पर लाते कि डैडी ने मेरा हाथ दबा कर कहा कि कुछ न बोलो, इसको पहचानना भी नहीं है। मैं फौरन समझ गया कि नया नाटक डैडी की मार्फत होने जा रहा है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले तो सुचित वर्मा हम लोगों की इस अंदाज से बेहद सकपकाए कि हम लोगों ने उनसे किसी भी तरीके की दुआ सलाम नहीं किया, यहाँ तक कि अपने हाव भाव से पहचानने से भी इनकार कर दिया और उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। और बगल में पहुंचकर सुचित ने डैडी के हाथ में ठोंका लगाया और संजीदा होकर बोला, भाई आप इतने ज़्यादा कहाँ बिजी जो पहचान नहीं रहे हैं। डैडी मुड़े और निहायत बुजुर्ग अंदाज में बोले, अरे भाई सुचित, संभल जाओ, उम्र के इस दौर में ये रंगरेलियां तुम पर अच्छी नहीं लगती। रोज रोज एक परिजादी को लेकर हजरतगंज में घूमोगे तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद डैडी आगे बढ़ गए और सुचित, जो शायद उतने परेशान नहीं थे जितनी उनकी बीवी हो गई, मुड़कर मेरी तरफ देखने लगे, मगर मुझे खुद भी डैडी का हरामीपना समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले कि हम सुचित को कुछ समझा पाते कि धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई, क्योंकि सुचित की नवाड़ा फर्श पर धराशायी हो चुकी थी। मैं फौरन वहाँ से नदोग्यारा हो गया। देर शाम पता चला कि सुचित के घर में हाहाकार मचा हुआ था। उनकी बीवी बार बार होश में आ रही थी और गिर रही थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उनका शौहर यानी सुचित निहायत दिलफेंक शख्स था और जिनके न जाने कितनी औरतों से करीबी ताल्लुकात थे। हम लोग दूसरे दिन तकरीबन 6 बजे कैसरबाग के चैम्बर में बैठकर बातें कर रहे थे कि यकायक सुचित वर्मा अपने पुराने लंबरेटा स्कूटर पर धड़धड़ाते हुए पहुँचे। उन्होंने स्कूटर बाहरी दे मारा, डैडी की ललत मनालामत करते हुए चैम्बर की तरफ लपके और मुझे और डैडी और अपने तमाम दोस्तों को जाने किन किन अल्फाज की ईंट गुम्मे के मानिंद हमलों को पर दे मारे। उनका सिर्फ इतना कहना था कि हम लोग और ख़ासकर डैडी की वजह से उनकी नई नई ताज़ा ताज़ा शादीशुदा बीवी घर छोड़कर जाने पर आमादा है और हम लोगों को ज़रूरी हो गया कि उनकी बीवी को मनाएं। भाई मैंने तो हाथ खड़े कर दिए। सुचित ने डैडी को साफ साफ नोटिस थमा दी कि अगर उनकी बीवी मायके गई तो डैडी को सुचित का चूल्हा बर्तन करना पड़ेगा। उसके बाद डैडी सुचित के घर गए और पता नहीं किस किस तरीके से और किन अल्फाज में उन्होंने बीवी को समझाया कि ये बात सिर्फ अवध के दोस्तों का मजाक था और सही बात यह है कि सुचित का कहीं भी कोई भी लफड़ा नहीं था और सुचित निहायत शरीफ इंसान थे और सारी की सारी गलती यानी डैडी की थी। बीवी पढ़ी लिखी थी और उनकी समझ में आ गया कि ये मामला और कुछ नहीं, सिर्फ डैडी का हरामीपना है, इसलिए उन्होंने माफ़ कर दिया। इस तरीके से सुचित वर्मा की नई नई शादीशुदा ज़िंदगी ज़मींदोज़ होने से बच गई। ये दूसरी बात है कि सुचित की नई बीवी ने पता नहीं किस तरीके से डैडी से कितने हाथ जुड़वाए और कितनी माफ़ी मंगवाई और आने वाले दिनों में डैडी सुचित वर्मा के घर से जाते जाते बसते रहे।